प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुगलकालीन वित्त एवं राजस्व व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। मुगल काल में आय का मुख्य साधन भूमि कर था। व्यापारिक कर, खानों पर कर, पैतृक संपत्ति कर, नमक कर, चुंगी कर, युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 1/5वां भाग, टकसाल, अधीनस्थ राज्यों से प्राप्त होने वाले उपहार तथा वार्षिक कर, राजकीय कारखानों से होने वाली आय आदि मुगल राज्य की आय के मुख्य साधन थे। स्थानीय शासन को विभिन्न प्रकार के करों से होने वाली आय का उपयोग करने के लिए दिया जाता था। बाबर ने मुसलमानों से जकात नामक धार्मिक कर और गैर मुसलमानों से जजिया तीर्थ यात्रा कर लेने की व्यवस्था की। हुमायूं ने यह व्यवस्था जारी रखी। अकबर ने जजिया तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, क्रमशः 1564 और 1563 में। जहांगीर, शाहजहां, अकबर की नीति को जारी रखा, परंतु औरंगजेब ने बादशाह बनने के कुछ वर्ष बाद 1679 में जजिया को पुनः प्रारंभ कर दिया। मुगलों को व्यय के मुकाबले अधिक आय होती थी। चुंगी, मुगल शासन की आय का एक प्रमुख साधन चुंगी था। देश के आंतरिक भागों और विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर चुंगी ली जाती थी। विदेशों से आने वाले और विदेशों को भेजे जाने वाले माल पर बंदरगाहों और सीमाओं पर चुंगियां लगा करती थीं। बाबर के पश्चात अकबर के समय में उत्तरी भारत में लगभग 21 बंदरगाह थे। इनमें से लाहौरी बंदर, सूरत और बालसौर अधिक प्रसिद्ध थे। बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। केवल सूरत के बंदरगाह से राज्य को 30 लाख वार्षिक आय होती थी। सामान्यतः जिले के अधिकारी को शाही फरमान के द्वारा उस जिले में स्थित बंदरगाहों का नियंत्रण सौंप दिया जाता था, जिन पर राज्य की ओर से कर निर्धारित किए जाते थे। बादशाह के आदेश से समय समय पर इन दरों में फेरबदल होता रहता था। करों की वसूली का काम जिलाधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। सामान्यतः चुंगी की दर जिन्स के मूल्य पर 2.5 से 5% ली जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल तक यह दर कायम रही। कभी कभी व्यापारी को माल को छुड़ाने में 1 महीना तक लग जाता था। भारत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली जाती थी। देश के भीतरी भागों में माल ले जाने पर भी चुंगी वसूल की जाती थी। इसे राहतदारी कहा जाता था। टकसाल, राज्य के आय के साधन में टकसाल भी महत्वपूर्ण थी। 1577 ईस्वी से पहले तक प्रांतीय टकसालें चौधरियों के अधीन कार्य करती थीं। अकबर ने इस व्यवस्था को समाप्त करके टकसालों के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए। इन अधिकारियों के ऊपर एक निदेशक नियुक्त किया। सरकारी खजाना एक प्रकार से विनिमय बैंक था। लोगों को टकसाल में जाकर सिक्के डलवाने की स्वतंत्रता थी। इससे राज्य को बट्टे के रूप में धन प्राप्त होता था। घिसे हुए सिक्कों को बदलते समय भी राज्य बट्टा वसूल करता था। राज्य को टकसाल से कितनी आय होती थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब के शासनकाल में केवल सूरत की टकसाल से 9 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी। अधिकांश इतिहासकारों ने मुगलकालीन सिक्कों की विविधता तथा बनावट की सुंदरता की प्रशंसा की है। मुगलों का चांदी का रुपया 177.4 ग्राम वजन का होता था। संपत्ति जब्ती, यूरोपीय यात्रियों ने संपत्ति जब्ती के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उनके अनुसार शाही मनसबदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति पर बादशाह का स्वामित्व हो जाता था। बड़े व्यापारी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति बादशाह की हो जाती थी। एक यात्री ने लिखा है कि बादशाह अपने सामंत की संपूर्ण संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेता था। यदि मृतक ने निष्ठापूर्वक सेवा की हो तो उसके बीवी बच्चों को जीविका निर्वाह योग्य धन दे दिया जाता था, इससे अधिक नहीं। मुगलों की न्याय व्यवस्था को जहां जगन्नाथ सरकार ने सुगम, सक्रिय एवं अपूर्ण बताया है, वहीं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसे दोषपूर्ण बताया है। बादशाह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सप्ताह में एक बार खुले दरबार में बैठकर अपीलों अभियोगों का निर्णय करता था। हुमायूं ने अपनी न्यायप्रियता का ढिंढोरा पीटने के लिए तबल अदल अर्थात न्याय के नगड़े की स्थापना की। जहांगीर ने सोने की जंजीर का एक सिरा शाह बुर्ज के अंगूरी में लगाकर दूसरे सिरे को यमुना नदी के तट तक ले जाकर पत्थरों के खंभों में बांधकर अपने न्यायप्रिय होने की घोषणा की। औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि तैमूर के वंशजों में न्याय के लिए इतना अधिक सेवानिष्ठ कठोर शासक दूसरा कोई नहीं था। अधीनस्थ न्यायिक संस्थाओं के अंतर्गत 4 तरह की न्यायिक संस्थाएं थी। पहला, काजी मुफ्ती। राजधानी में काजी, प्रांतीय राजधानी में प्रांत का प्रधान काजी और बड़े बड़े कस्बों में भी काजी लोग न्याय प्रदान करते थे। इस्लामी कानूनों की व्याख्या के लिए काजियों की सहायता करने के लिए मुफ्तियों को नियुक्त किया जाता था। राजकीय पदाधिकारी, इनमें बादशाह और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सूबेदार, फौजदार, शिकदार, कोतवाल आदि अधिकारियों द्वारा चलाए जाते थे। ये न्यायालय, ये लोग सामान्यतः फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। दीवान, अमल गुजार, आमिल आदि अधिकारी लगान संबंधी राजस्व मामलों की सुनवाई करते थे। उर्फ, तीसरे प्रकार के न्यायालय को उर्फ कहा जाता था। वे राजद्रोहों तथा संगीन अपराधों के संबंध में निर्णय देते थे। जातीय पंचायतें चौथे प्रकार के न्यायालय थे, जो अलिखित प्रथाओं, जातीय परंपराओं की विधि संहिता के अनुसार कार्य करती थी। हिंदुओं के लिए न्याय व्यवस्था
के लिए हिंदू पंडितों को अकबर ने न्यायाधीश नियुक्त किया। ये पंडित हिंदू कानून और रीति रिवाजों तथा परंपराओं के आधार पर निर्णय करते थे। ग्रामों में न्याय करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का था। शासक भी उनके निर्णयों को सम्मान देते थे। निम्न अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती थी। मुगलों की न्याय व्यवस्था में कई दोष थे। एक न्यायालय के दूसरे न्यायालय के साथ पारस्परिक संबंध और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। मंगोल न्याय व्यवस्था इस्लामी कानून पर आधारित थी, किंतु कानून की व्याख्या में काफ़ी अंतर आ जाता था। साम्राज्य में प्रचलित नियमों का संग्रह नहीं था, इससे लोगों को कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में इन कानूनों को फतवाए आलमगीरी में संग्रहित करने का प्रयास किया गया। मुगलों का दंड विधान काफ़ी कठोर था। चोरी, डकैती, हत्या, राजद्रोह, यौन अपराध आदि तथा घूस लेना प्रमुख अपराध थे। गंभीर अपराधों और राजद्रोह के मामलों में प्राण दंड, अंग विच्छेद, संपूर्ण संपत्ति का अपहरण आदि दंड दिए जाते थे। साधारण अपराधों के लिए कोड़ों से पीटने की सजा, सामाजिक दृष्टि से अपमानित करना, आर्थिक जुर्माना आदि सजाएं दी जाती थीं। मुगलों के शासनकाल में आजकल की भांति बंदी गृहों की पृथक व्यवस्था नहीं थी। ग्वालियर, आगरा, झांसी, इलाहाबाद आदि पुराने दुर्गों को बंदी गृहों के रूप में काम में लिया जाता था। कैदियों का व्यवहार संतोषजनक होने पर उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया जाता था। बादशाहों के राजारोहण और शहजादों के जन्म के समय पर कैदियों को रिहा करने की परंपरा थी। बाबर और हुमायूं की शासन व्यवस्था संगठित करने के लिए पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। राज्य के विजेता थे, लेकिन शासकीय प्रतिभा उनकी संदिग्ध कही जा सकती है। मुगल सल्तनत में शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। उसके शासन व्यवस्था में कई नवाचार प्रदर्शित होते हैं। पहला, अधिकारियों के कार्यों एवं अधिकारों का विभाजन। दूसरा, अधिकारियों पर दृष्टि रखने की व्यवस्था। तीसरा, मनसबदारी प्रथा। चौथा, 10 साला बंदोबस्त। जहांगीर की शासन व्यवस्था और शाहजहां की शासन व्यवस्था अकबरकालीन शासन व्यवस्था के अनुरूप ही चलती रही। औरंगजेब ने इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर शासन व्यवस्था में बदलाव किए और देश को दारुल इस्लाम बनाने की चेष्टा की। परवर्ती मुगल शासकों की शासन व्यवस्था उनके विलासी और अयोग्य होने के कारण दोषपूर्ण हो गई और अंततः मुगल वंश का ही पतन हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।